मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टेट या बीपीएससी या म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन मित्रों हम 50 प्रश्नों का संग्रह विथ डिटेल्स विथ डीपली लेकर के आते हैं और आप प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर सुबह 8 बजे और न्यू चैनल जो मेरा दक्ष म्यूजिक क्लासेस है उस पर रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास चलाए जाते हैं। अतः क्लास को आप प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और यदि मित्रों आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमें डिटेल्स भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अतः बिना समय गवाए मित्रों प्रथम प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे और सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल्स भी जानेंगे। एक प्रश्न से हम 3 4 5 क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन मित्रों रेला। सबसे पहले हम जाने कि रेला किस वाद्य से संबंधित है। रेला किस वाद्य से संबंधित है? तो मित्रों रेला का जो संबंध है तबला से संबंध है। किससे संबंधित है? तबला से। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दे दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। रेला तबला में बजाया जाता है क्योंकि मृदंग में पडार बजाया जाता है। मृदंग में क्या बजाया जाता है? तो पडार पूछ सकता है एग्जाम में। मृदंग में क्या बजाया जाता है? तो पडार बजाया जाता है। और रेला किस में बजाया जाता है? तो तबला में बजाया जाता है। ठीक है, तबला के साथ रेला का प्रयोग करते हैं और मृदंग के साथ किसका? पडार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ढाई की तिहाई को क्या कहते हैं? ढाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसका डिटेल्स हम आपको आगे प्रश्न में हम बताएंगे मित्रों। तब तक आप अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? तो मित्रों जोड़ आलाप जो है आपको आलाप के बाद बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है? आलाप के बाद बजाया जाता है। तो मित्रों हम लोग इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। तंत्रवाद में आलाप के बाद जोड़ आलाप बजाया जाता है। पूछ सकता है कि जोड़ आलाप का प्रयोग किस प्रकार के वाद्य में होता है? तो तंत्र वाद्य में होता है। किसमें होता है? तंत्र वाद्य में। अगला प्रश्न मित्रवर जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो मित्रों सितार, सरोद, गिटार या दिलरुबा। तो मित्रों जो पंडित बलराम पाठक थे वो आपको सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते थे मित्रों बलराम पाठक साहब। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। पंडित बलराम पाठक सितार बजाते थे। सितार एक तंत्र वाद्य है। सितार कैसा वाद्य है? सितार एक तंत्र वाद्य है जिसे मिजराब यहाँ पर होगा, म होगा, जिसे मिजराब से बजाया जाता है। अब आपके अगला प्रश्न मित्रों कि शरण रानी क्या बजाती थी? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि शरण रानी क्या बजाती थी? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उसे कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों शरण रानी जो है सरोद बजाती हैं। क्या बजाती हैं? सरोद वादक है। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, व्याख्या अति महत्वपूर्ण है। शरण रानी सरोद वाद बजाती थी। आपने सरोद की शिक्षा जैसे उस्ताद यहाँ पर लिखाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां से तथा अली अकबर खां से प्राप्त की थी। सरोद एक तंत्रवाद्य है। सरोद कैसा किसके अंतर्गत आता है? तंत्रवाद्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रवर धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है मित्रों? ये जो बोल आपका है नकार का है। किसका? कैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। धा ती नाड़ा नकारा वाद्य का बोल है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रवर कि सुर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? सुर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? तो मित्रों सुर सिंगार संसद जो है आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है?
मुंबई में स्थित है मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, सूर सिंगार संसद मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन मित्रों कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, अर्थात राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो मित्रों राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय जो आपको ग्वालियर में, कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर में है। और ध्रुपद जो है उसके जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो राजा मानसिंह को ही माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत में किनका समावेश माना जाता है, संगीत में किनका समावेश माना जाता है। तो मित्रों संगीत में गीत भी होना चाहिए, वाद्य भी होना चाहिए और नृत्य भी होना चाहिए, अर्थात एप्पल आंसर क्या है मित्रों, सही है। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, संगीत में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का समावेश है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, मतलब गीत, वाद्य और नृत्य तीनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अगला प्रश्न मित्रों, जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होता है उन्हें कहते हैं, मतलब जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होता है, नहीं प्रयोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवादी स्वर बोलते हैं। कौन स्वर बोलते हैं, विवादी स्वर। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों, विवादी स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है, इसलिए इस राग को शत्रु की उपाधि दी गई है। मतलब विवादी स्वर को क्या बोला जाता है, शत्रु बोला जाता है, और वादी स्वर को आपको राजा बोला जाता है मित्रों। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या है, मतलब उत्तर भारतीय संगीत में कुल थाट कितने हैं मित्रों, तो कुल थाट आपको 10 है। उत्तर भारतीय संगीत में कुल थाट कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, हम लोग व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों। 19 थाटों का प्रयोग दक्षिण संगीत में होता है। अब प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में मित्रों कि दक्षिणी संगीत में थाटों की संख्या कितनी है, तो 19 है। ठीक है, परंतु उत्तरी संगीत में थाटों की संख्या कितनी है, तो 10 है। इस प्रकार मित्रों हम लोग आंसर क्या हो गया, बॉल आंसर क्या है, सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, 19 थाटों का प्रयोग दक्षिण संगीत में होता है। 72 थाट वेंकटमुखी जी मानते थे। अब पूछ सकता है एग्जाम में कि वेंकटमुखी साहब ने कितने थाटों को मानते थे, तो 72 थाट को मानते थे। भारत खंडे जी ने उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट माना है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, किस वेद में संगीत का आधार माना जाता है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए। 2023 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ, उस स्टेट के एग्जाम में मित्रों यह प्रश्न पूछा भी था कि कौन सा वेद है जिसका संबंध संगीत से है। तो मित्रों आप फर्स्ट आंसर बताया कीजिए। क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है कि किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है। तो मित्रों क्या हो जाएगा, सामवेद। सामवेद को संगीत का आधार माना जाता है। व्याख्या पर ध्यान देंगे, चारों वेदों में संगीत का कुछ न कुछ अंश निहित है, लेकिन सामवेद ग्रंथ पूर्णतः संगीतमय है। इस प्रकार मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। और पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है मित्रों कि ग्रुप डिस्कशन के साथ पढ़ा कीजिए। जैसे एक प्रश्न का कैसे हम डिस्कशन आपको देते हैं, उसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन में यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगा। भरत ने ग्राम की संख्या मानी है, अर्थात भरत साहब के अनुसार ग्राम की संख्या कितनी है मित्रों, तो भरत साहब ने 2 ही ग्राम को माने थे। कितने ग्राम को माने थे, 2 ही ग्राम को माने से ग्राम की संख्या होता है मित्रों 3, परंतु भरत साहब ग्राम की संख्या कितने माने हैं, 2 माने हैं। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भरत ने ग्राम की संख्या 2 मानी है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, तथा भरत ने गंधार ग्राम को विषय में कहा है कि इस ग्राम का लोप हो गया है। ठीक है, मतलब गंधार ग्राम का क्या हो गया है, लोप हो गया। तो आपको एग्जाम में मित्रों पूछ सकता है कि भरत साहब के अनुसार ग्राम की संख्या कितनी है, तो 2 है। और वैसे यदि नॉर्मल पूछ दे कि ग्राम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, राग गायन का विकास किससे हुआ है, मतलब राग गायन का विकास किससे हुआ है। तो मित्रों
राग गायन का विकास जो है आपको जाति से हुआ। किससे हुआ? जाति से हुआ। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग गायन का विकास जाति से हुआ है। भरत काल में जाति गायन प्रचलित था। मतंग काल में राग गायन का विकास हुआ। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जाति बनती है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑडो तथा संपूर्ण। क्या हो जाएगा? ऑडो तथा संपूर्ण। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। जब किसी राग के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति ऑडो तथा संपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? ध्वनि जो है किस क्रिया से उत्पादित होती है? तो मित्रों ध्वनि जो है से कंपन या आंदोलन की क्रिया से उत्पन्न होता है। ध्वनि जो उत्पन्न होता है कंपन या आंदोलन से उत्पन्न होता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। ध्वनि कंपन या आंदोलन की क्रिया से उत्पादित होती है। इस क्रिया को तारता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस क्रिया को तारता का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ख्याल किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बहुत बार बता चुके हैं कि ख्याल किस भाषा का शब्द है मित्रों। तो ख्याल जो आपका है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल के गीतों में श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक पाया जाता है। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ख्याल के कितने प्रकार हैं। तो ख्याल के आपको 2 प्रकार हैं। पहला है मित्रों द्रुत ख्याल और दूसरा का पहला है विलंबित ख्याल और दूसरा का आपको है द्रुत ख्याल। पहला क्या है? विलंबित ख्याल। दूसरा का आपको है द्रुत ख्याल। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत का संबंध किससे है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि संगीत का संबंध किससे है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत का जो आपको संबंध है आपको आहत नाद से। किससे है? आहत नाद से। संगीत का संबंध किससे मित्रों? तो आहत नाद से। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। आहत नाद वह नाद है जो किन्हीं 2 वस्तुओं के आपस में टकराने, आघात करने और घर्षण करने से उत्पन्न होता है। विश्व भर के समस्त संगीत का आधार आहत नाद होता है। ठीक है। नाद के कितने प्रकार है मित्रों? तो नाद के 2 प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद। और नाद की विशेषताएं कितने हैं? तो 3 हैं। अगला प्रश्न मित्रों, श्रुतियों की कुल संख्या है। मतलब इतना बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं कि आपको 100% कमेंट्स में आंसर देना चाहिए। तो श्रुतियों की कुल संख्या मित्रों कितना है? 22 है। 22 श्रुतियों का नाम भी आपको हम बता चुके हैं, अतः उस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। व्याख्या पर ध्यान देंगे। श्रुतियों की संख्या 22 मानी जाती है। इन्हीं 22 श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वर, 4 जैसे कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न मित्रों, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर आधारित है? मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर आधारित है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 16वीं श्रुति पर आधारित है। क्या श्रुति पर? 16वीं श्रुति पर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर अवस्थित है। ठीक है मित्रों, इस पर आपको 22 को 22 श्रुति यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही एग्जाम आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, किस वाद्य में सारिका, सारिका कहने का मतलब है कि पर्दों का प्रयोग होता है। सारिका को हम लोग अब चलता फिरता भाषा में क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। ठीक है। किस वाद्य में सारिका अर्थात पर्दा का प्रयोग होता है? तो मित्रों सितार वाद्य में जो है सारिका अर्थात पर्दा का प्रयोग होता है। व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों हम लोग। सितार वाद्य में सारिका डेट मीन्स पर्दा का प्रयोग होता है। सारिका पर उंगली, ठीक है, उंगली रखकर सितार वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, तो वाद्य के कितने वर्ग हैं? बहुत बार मित्रों इस
प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं कि वाद्य के कितने वर्ग हैं। तो मित्रों आप फटाफट आंसर बताया कीजिए कि वाद्य के कितने वर्ग हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा 4 है। वाद्य के कितने वर्ग हैं मित्रों? 4 है। मतलब बॉल आंसर क्या है? सही है। चारों को हम लोग नाम जानेंगे। वाद्य के 4 वर्ग हैं। पहला तत्ववाद, दूसरा का सुशीलवाद, तीसरा का घन और चौथा है अवनद्य। कुछ लोग वाद्य के 5 वर्ग भी मानते हैं, क्योंकि तत् और वितत, तत्ववाद को 2 भाग में मित्रों बांट दिया गया था, तत् और वितत। तो कुछ लोगों का स्टेटमेंट है कि वाद्य के जो है आपको 5 प्रकार है, परंतु रियल में वाद्य के 4 ही प्रकार है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि जाति भेद से तालों की संख्या होगी, जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होगी? तो मित्रों आपको तालों की जो संख्या हो जाएगा मित्रों आपको 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। कैट इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जाति भेद से तालों की संख्या 35 मानी जाती है। ठीक है। 5 जाति तथा 7 ताल, तो 5 से कितना हो गया? 35। जाति ताल कितना हो गया? 35 के आधार पर 35 ताल मानी जाती है। जिसे कहने का मतलब है कि 5 जाति और 7 ताल, तो 7 पचे कितना होता है? 35। इस प्रकार मित्रों जाति तालों की संख्या कितनी हो गया? 35 हो गया। अगला प्रश्न मित्रों कोमल, रे, ग, ध तथा म, ठीक है, तीव्र युक्त ठाट है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मारवा ठाट है। कौन ठाट के अंतर्गत आता है? सॉरी मारवा नहीं, इसका हो मित्रों तोड़ी ठाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोड़ी ठाट के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, बॉल इसका आंसर क्या है? सही है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। कोमल, रे, ग, ध तथा म तीव्र युक्त ठाट है। तो मित्रों तोड़ी ठाट के अंतर्गत आता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। कल्याण राग में रे, ग, ध कोमल नहीं होता है। मारवा राग में ग स्वर शुद्ध होता है। पूर्वी राग में ग शुद्ध होता है, इसलिए यह स्वर तोड़ी ठाट का है। ठीक है। तोड़ी ठाट में रे, ग, ध कोमल तीव्र म का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि सभी शुद्ध स्वर से युक्त ठाट है। मतलब कौन सा ऐसा ठाट है जिसमें सभी के सभी शुद्ध स्वर लगते हैं? मतलब 7 जो शुद्ध स्वर होते हैं सभी के सभी शुद्ध स्वर उसमें प्रयोग होता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बिलावल ठाट में मित्रों सभी 7 को 7 शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट बिलावल ठाट माना जाता है। 7 शुद्ध स्वर कौन कौन है ये भी हम लोग जानेंगे। स, रे, ग, म, प, ध, नि, यही 7 क्या है? शुद्ध स्वर है। ठीक है मित्रों, जिसका प्रयोग बिलावल ठाट में होता है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। प्रश्न मित्रों निम्न में एक ऑडो जाति का राग है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडो जाति का राग है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा विभास। क्या हो जाएगा? विभास। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। संगीत शास्त्र पंडित जगदीश नारायण पाठक विभास एक ऑडो जाति का राग माना जाता है। विभास जो है से ऑडो जाति का राग माना जाता है। इसमें म, नि स्वर वर्जित है। यह राग भैरव ठाट का है जिसकी वादी ध तथा संवादी रे माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि कायदा रेला किस पर बजाया जाता है? मित्रों बहुत पहले हम बता चुके हैं मित्रों, इसी क्लास में बताए हैं कि कायदा रेला किस पर बजाया जाता है। तो कायदा रेला मित्रों तबला पर बजाया जाता है। किस पर बजाया जाता है? तबला पर बजाया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कायदा रेला तबला पर बजाया जाता है। इसी प्रकार पखावज पर पडार बजाया जाता है। प से पखावज, प से पढ़ार। ठीक है। और रेला कायदा रेला किस पर बजाया जाता है मित्रों? तबला पर बजाया जाता है। इसका मतलब डिटेल्स बता दिए। अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। ताल के प्राण है, मतलब ताल के कुल कितने प्राण हैं? तो मित्रों ताल के कुल जो है 10 प्राण है। कितने प्राण है? 10 प्राण है। ताल के कुल कितने प्राण माने गए मित्रों? 10 प्राण माने गए हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह,
जाति नहीं होगा, यति होगा। क्या होगा? यति। और कला लय, यति और प्रस्तार ताल के 10 प्राण माने गए हैं। ठीक है, जाति भी होगा मित्रों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? शहनाई बांसुरी वाद्य के किस वर्ग में आते हैं? तो मित्रों आपको शहनाई और बांसुरी जो है सुशीर वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? सुशीर वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा मित्रों। व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। शहनाई बांसुरी वाद्यों के सुशीर वर्ग में आते हैं। यह दोनों वाद्य फूल के द्वारा जो हवा निकलता है, ठीक है, मतलब कहने के मतलब कि दोनों में जैसे एयर दिया जाता है और एयर मतलब हवा के माध्यम से मित्रों इससे आवाज निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? सुशीर के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है? निम्न में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं क्या है? तो मित्रों एक मध्यम ग्राम की जो मूर्छना है मित्रों वह हरिनाश्व है। क्या है? हरिनाश्व। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मध्यम ग्राम की मूर्छना का नाम हरिनाश्व है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। कौन वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जिसका निर्माण, जिसका विकास जो है त्रितंत्री वीणा से हुआ? सरोद का, सितार का, गिटार का या वायलिन का? जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर मित्रों हो जाएगा सितार का। क्या हो जाएगा? सितार का। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सितार वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों तानसेन के गुरु का नाम था। मतलब तानसेन का गुरु इनमें से कौन है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि तानसेन के गुरु कौन है। आपको सभी को डिटेल्स आंसर बताते चलेंगे मित्रों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों तानसेन के जो गुरु हो जाएंगे स्वामी हरिदास साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वामी हरिदास हो जाएंगे। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। स्वामी जी ने नाद विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत बार एग्जाम में मित्रों पूछा गया है या पूछने की चांस भी है कि नाद विनोद के लेखक कौन है? तो नाद विनोद के जो लेखक है मित्रों स्वामी हरिदास हैं। नाद विनोद के लेखक कौन है? स्वामी हरिदास है। अगला प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि इस राग में दोनों निस्वर का प्रयोग होता है। किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा देश राग में। किसमें? देश राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है। व्याख्या पर ध्यान देंगे। देश राग में दोनों नी का प्रयोग होता है। शेष स्वर शुद्ध होते हैं या शुद्ध लगते हैं। यह खमास ठाट का राग है। पूछ सकता है मित्रों कि देश राग जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो खमास ठाट के अंतर्गत आता है। आरोह में ग ध वर्जित है। ठीक है, रे वादी प संवादी माना जाता है। रे जो है वादी स्वर और प क्या है? संवादी स्वर माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे आपको ग्वालियर घराने से संबंधित है। किस घराने से? ग्वालियर घराने से संबंधित है मित्रों। व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से संबंधित है। आपने विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अब पूछ सकता है मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है? निम्न में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी राग। असावरी राग जो है सो दिन के मध्य में गाया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। मुल्तानी राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मित्रों कि वर्षा ऋतु में कौन सी राग गाई जाती है? तो मुल्तानी राग गाई जाती है। ठीक है, वृंदावनी सारंग राग दिन का दूसरा प्रहर में गाया जाता है।
और पूरिया राग रात्रि के दूसरे प्रहर में तथा आसावरी राग दिन के मध्य में गाया जाता है। तो मित्रों मेरा यही प्रश्न था कि दिन के मध्य में कौन सा राग गाया जाता है, तो असावरी। कौन गाया जाता है? असावरी। अगला प्रश्न मित्रों कि कीर्तन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? कीर्तन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार पर प्रयोग किया जाएगा। किस पर? सितार पर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सितार वाद्य पर कीर्तन तथा मुर्की वाद्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे सुप्रसिद्ध जैसे तबला वादक हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो मित्रों ग्रैमी पुरस्कार जो मिला है आपको जाकिर हुसैन साहब को मिला है। किनको मिला है? जाकिर हुसैन साहब को मिला है। मित्रों अब आपको बताते चलें कि जाकिर हुसैन साहब को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला? तो 2009 में मिला था। कब मिला था? 2009 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला। और मित्रों पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो 1988 में मिला। पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो 1988 में पद्म श्री, ठीक है। और पद्म भूषण से मित्रों इनको कब सम्मानित किया गया? तो 2002 में, ठीक है। पद्म भूषण से 2002 में, पद्म श्री 1988 में, और ग्रैमी पुरस्कार इनको कब मिला? तो 2009 में। इस प्रकार मित्रों आपको बताते चलें कि जाकिर हुसैन साहब को जो पिता थे अलार खां थे। कौन थे? अलार खां। अगला प्रश्न मित्रों कि सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे गायक हैं जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? मित्रों तो आपको बताते चलें कि सुप्रसिद्ध गायक इसमें से पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को मित्रों भारत रत्न मिल चुका है। तो मित्रों पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008 में इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 2008 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2008 में मिला था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठुमरी में कौन सा रस प्रधान रहती है? मतलब ठुमरी जो नृत्य है उसमें कौन सा रस मित्रों प्रधान होता है? तो मित्रों ठुमरी में आपको श्रृंगार रस जो है आपको प्रधान होता है। ठुमरी में श्रृंगार रस क्या होता है? प्रधान होता है। व्याख्या पर ध्यान देंगे। ठुमरी में श्रृंगार रस प्रधान होती है। यह एक चंचल प्रकृति की गायन शैली है। इसके साथ दीपचंदी तथा जत ताल बजाया जाता है। मित्रों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं मित्रों तो इस नंबर पर मित्रों आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार प्रश्न हम लोग का है कि वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? मतलब वृंदावन में मित्रों जो संगीत समारोह का जो आयोजन होता है वह किस नाम से होता है? तो मित्रों स्वामी हरिदास के नाम पर होता है। स्वामी हरिदास। ए पर इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत समारोह आयोजित होता है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर भेजा कीजिए। मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाया जाता अतः चैनल को शेयर करें और लाइक जरूर करें। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं मित्रों इस नंबर पर आप हमें कमेंट्स करें, व्हाट्सएप करें, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 8159। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।